हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी विद्वान साथियों और प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत है इस नई कक्षा में। बोर्ड परीक्षाओं की इस मुहिम में आज सीनियर क्लास यानी 12th क्लास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हिस्ट्री का प्रश्न पत्र लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम पेपर का संकलन करने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती इंदिरा शर्मा, जो कि वर्तमान में नापासर बीकानेर की एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण जो विद्यालय है, जिसका पूरे राजस्थान में चर्चित विद्यालय है, गीता देवी बागड़ी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नापासर, उसमें कार्यरत हैं, हिस्ट्री की व्याख्याता हैं और मेरे बहुत ही आदरणीय हैं। तो उनसे मैंने विशेष रिक्वेस्ट की, तब उन्होंने यह प्रश्न पत्र संकलित करके दिया है। तो उनकी मेहनत के लिए और उनकी जो हमें आशीर्वाद स्वरूप ये संकलन प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं चैनल की तरफ से उनका धन्यवाद देता हूँ। इसको प्रश्न पत्र को हम शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न पत्र ये बनाया गया है और जैसा कि मेरा को पूर्ण विश्वास है, उस विश्वास के आधार पर मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि परीक्षा में आपको बहुत ही अच्छी हेल्प इससे मिलेगी और आप अच्छे मार्क्स के साथ सक्सेस ले पाएंगे इस एग्ज़ाम में। जैसा कि बोर्ड का पैटर्न है, उस पैटर्न के आधार पर ही प्रश्न पत्र को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। 4 सेक्शन बनाए गए हैं, जिसमें सेक्शन ए, जिसमें कि जो छोटे प्रश्न हैं उनको संकलित किया गया है। बी है, उसमें जो 3 लाइन के समथिंग, 3 या 4 के समथिंग जिसका उत्तर दिया जाना होता है, उनको संकलित किया गया है। फिर सी सेक्शन है, उसमें थोड़े बड़े प्रश्न हैं और 4 में जो वर्णनात्मक क्वेश्चन होते हैं उनको संकलित किया गया है। इसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका संकलन पूर्ण रूप से कर लिया गया है। तो इससे आपको बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ही सहायता मिलने वाली है। आप सभी से यह वांछित है कि आप जितना हो सके उतना अधिक विद्यार्थियों तक इसको पहुंचाएं, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके और वे भी इस बोर्ड की जो परीक्षा है इसमें अच्छे अंकों से सफल हो सकें। शुभकामनाओं के साथ स्लाइड को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो स्लाइड है, जो सेक्शन ए का स्लाइड है, जिसमें कि छोटे प्रश्नों को शामिल किया गया है, तो उसको मैं एक बार आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि प्रश्न है वो समझा देना चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। पहला जो प्रश्न है वो हड़प्पा कालीन विशिष्ट पुरावस्तु मोहरें किससे बनाई जाती थी। तो मोहरों के बारे में है, जो हमारे सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता है, उसमें जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उसका जो आपको पूछा गया है कि वो कैसे बनाई जाती थी और उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता था। दूसरा जो प्रश्न है वो है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मल्टी चॉइस में भी पूछा जा सकता है और सीधा भी आपसे प्रश्न किया जा सकता है, तो इसको अच्छे से नोट कर लें। तीसरा जो प्रश्न है, किन 2 हड़प्पा स्थलों की बस्तियां किलेबंद थीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 बस्तियों का नाम बताना है जिसको कि इस प्रकार से उनका निर्माण किया गया था जिसमें कि किलेबंद जो परिस्थिति है वो लागू होती थी। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिए, ये मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है। चनहुदड़ो नगर का विस्तार कितना था, नगर विस्तार आपसे पूछा गया है, यानी कितने क्षेत्र में वो फैला हुआ था। फिर है खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्व विभाग ने क्या नाम दिया है। तो ये खेतड़ी जो क्षेत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज्योग्राफी के जो नज़रिए से भी फेमस रहा है और हिस्ट्री के नज़रिए से भी फेमस रहा है। आपको पता है कि खेतड़ी है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के कृषि प्रौद्योगिकी पर टिप्पणी कीजिए, यानी क्या क्या साक्ष्य वहाँ पर मिले हैं और किस तरीके से वहाँ की कृषि के बारे में अनुमान लगाए गए हैं, उन सभी को आपको नोट करना है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृति किसे कहा गया, यानी उत्तर हड़प्पा यानी हड़प्पा संस्कृति के बाद, हड़प्पा की जो सभ्यता है उसके बाद कौन सी संस्कृति का उद्भव हुआ,
तो ये आपसे पूछा गया है। हड़प्पाई बस्तियों के अंत होने के कारण, यानी हड़प्पा की जो सभ्यता है, वहाँ जो बस्तियाँ थीं, उनके अंत होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो जो भी इतिहासकारों ने या पुरातत्व विद्वानों ने जो आपको बताया है, उसके अनुसार कौन से कारण हैं वो आपको बताए गए हैं, उनको आपको देना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है हड़प्पाई पुरावस्तु असाधारण एक रूपता का एक उदाहरण भी चाहिए। तो असाधारण एक रूपता का मतलब है कि जो पुरावस्तु हैं वो उनमें एक रूपता क्या थी, समानताएं क्या क्या थी, तो उनके बारे में आपको एक उदाहरण के साथ इसको आंसर देना है। तो इस प्रकार के प्रश्न हैं वो आपसे किए जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक तरीके से आपके जो प्रश्न हैं, सभी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका संकलन कर लिया गया है इसमें। तो आपसे यही आशा है कि आप इनको तैयार करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे कि इसका लाभ है वो अधिकाधिक विद्यार्थियों तक को मिल सके। इसके बाद अगली जो स्लाइड है वो उसी से रिलेटेड है, छोटे वाले प्रश्नों से ही, जिसमें प्रश्न किया गया है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं की मूल लिपि कौन सी है। अगला है आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। आरंभिक भारत की सबसे महत्वपूर्ण महिला शासिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है तीनों ही, एक एक शब्द का इनका उत्तर है, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिए। अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त भाषा व लिपि कौन सी थी। अशोक के जो अभिलेख मिले हैं इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है उनका, उन अभिलेख से हमें इतिहास की बहुत ही जानकारी प्राप्त होती है। तो उसमें किस भाषा का पूछा गया आपसे कि किस भाषा का उन अभिलेखों में प्रयोग किया गया है और कौन सी लिपि में उसको लिखा गया है। महाजनपद की जो व्यवस्था थी, तो उन महाजनपद की व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं आपसे पूछी गई हैं, तो उनको आपको बताना है। अशोक के धम्म की टिप्पणी कीजिए। तो अशोक का जो धम्म है बहुत ही प्रसिद्ध है भारत के इतिहास में, कई जगह इसको धम्म इस प्रकार से लिखा जाता है और कई जगह जो धम्म है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो उसकी टिप्पणी करनी है, उसकी जो धम्म के बारे में आपको बताना है। अगला है अशोक ने अपने साम्राज्य का एकजुट रखने के लिए क्या किया, यानी क्या क्या प्रयास किए। जेम्स प्रिंसेप कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेम्स प्रिंसेप कौन था और उसके भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन किस प्रकार दिशा प्रदान की। तो इतिहास के शोध में, इतिहास की जानकारी में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसके बारे में आपको नोट करवाना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से निर्मित करने में सहायक भौतिक साक्ष्य कौन कौन से हैं। फिर है भौतिक साक्ष्य मतलब वहाँ जो आपकी खुदाई के अंदर जो जो आपको पुरातत्व चीज़ें प्राप्त हुई हैं, तो उनको भौतिक साहित्य कहा गया है, भौतिक साक्ष्य कहा गया है। तो उन साक्ष्यों से आप किस प्रकार से उनके जीवन के बारे में एक निश्चित जानकारी बना सकते हैं, ये पूछा गया आपसे। हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं, कैसे, तो इसका उदाहरण देकर आपको समझाना है। किस जातक को कुटिल राजा का वर्णन है और उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र किन्हें कहा जाता है। तो ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट से प्रश्न है, इनको आप नोट कर लीजिए, बहुत काम के ये प्रश्न है। इनको जैसे जैसे ये स्लाइड चलती जा रही है उस तरीके से नोट करते जाइए और साथ में इनके उत्तरों को आप फटाफट तैयार करते रहिए, ताकि एग्ज़ाम में आपको इनसे बहुत ही अच्छी सहायता मिल सके। अगली जो स्लाइड है उस स्लाइड के अंतर्गत जो 30 to 40 वर्ड्स की वर्ड लिमिट दी जाती है आंसर्स में, उससे संबंधित क्वेश्चन है वो शामिल किए गए हैं। इसमें जो प्रश्न है उन प्रश्नों के आधार पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पहला जो प्रश्न है वो है हड़प्पा कालीन कृषि प्रौद्योगिकी की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो कृषि प्रौद्योगिकी है, उससे रिलेटेड आपको दो विशेषताएं बतानी है कि किस प्रकार की कृषि थी और उसकी क्या विशेषता थी। बहिर्विवाह पद्धति की कोई दो विशेषताएं। फिर है वर्ण एवं जाति में अंतर क्या होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुलह ए कुल की नीति, सुलह ए कुल की नीति एक प्रकार का यह नीति थी, तो ये एकीकरण का बहुत प्रमुख स्रोत था, किस प्रकार से ये आपको बताना है। किस प्रकार मीरा ने जातिवादी समाज की रूढ़ियों को तोड़ा था। तो मीराबाई के लाइफ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो आपको
इस प्रोस्पेक्ट में इसको बताना है कि जातिवाद को किस प्रकार से उन्होंने तोड़ा था, जातिवाद की जो रूढ़ियाँ थी, जातिवाद, उसको उन्होंने नहीं माना। इब्न बतूता भारतीय डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर क्यों चकित हुआ था? ये विदेशी पर्यटक था और भारत में इन्होंने जब भारतीय डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देखी तो वो चकित हुआ। तो इसके बारे में आपको बताना है कि वो क्यों चकित हुआ। 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों द्वारा उठाए गए एक कदम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्तूप जो बनाए गए वो कैसे बनाए गए और क्यों बनाए गए, ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। दक्कन के रैयत ऋणदाताओं के प्रति क्यों क्रुद्ध थे, यानी उन्हें उन पर गुस्सा क्यों था? तो रैयत किसान को कहा गया है और दक्कन जो महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है उसको कहा गया है। तो इससे जो रिलेटेड है आपको क्वेश्चन है वो तैयार करना है। ये कुछ प्रणाली थी जो किसानों, जमींदारों और अंग्रेजों से रिलेटेड थी। तो यहाँ क्या है कि जो जमींदार हैं, जमींदारों को बीच से हटाकर किसानों को ये जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन फिर उसमें भी किसानों को दिक्कत हुई क्योंकि जो रेवेन्यू उनसे कलेक्ट किया जाता था वो इतना ज़्यादा था और किसान उस समय ज़्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, तो उनसे आगे के 20 वर्ष का आकलन करके और कुछ इस प्रकार से रेवेन्यू निर्धारित कर दिया गया था जिससे कि उन्हें बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो उसी से संबंधित ये प्रॉब्लम है जिसको कि आपको अच्छे से तैयार करना है। महानवमी डिब्बा से संबंध अनुष्ठानों से क्या महत्व था और कर्नाटक की वीर शैव परंपरा की विशेषता बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप इनको नोट कर लीजिए और साथ साथ में इनको पॉइंट वाइज तैयार करते हुए चलिए। अगले जो प्रश्न है वो मैं आपको नोट करवा देता हूँ। औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड संभाल कर क्यों रखे जाते थे? औपनिवेशिक शहर का मतलब है जहाँ की इंग्लैंड का शासन था, उसकी बात कर रहा है। अगला है सिजदा और जमीबोशी का क्या अर्थ है? ये इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में आपके जो सिलेबस में, इसको भी आपको करना है। वाइट एंड ब्लैक टाउन शब्दों का क्या महत्व था? इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। वैष्णववाद व शैववाद ये दो प्रकार हैं, इन दोनों प्रकारों को याद करना है। इससे जुड़ी वास्तुकला और मूर्तिकला के उदाहरण दीजिए। तो वैष्णववाद में कौन सी प्रकार की वास्तुकला और मूर्तिकला थी, शैववाद में किस प्रकार का था, तो उसके आपको दोनों का अलग अलग तैयार करके अपने विचार व्यक्त करने हैं। उपनिषदों के दार्शनिक विचार नियतिवादी और भौतिकवादी किस प्रकार भिन्न थे? तो उपनिषदों के जो दार्शनिक विचार हैं वो पहला है नियतिवादी और दूसरा भौतिकवादी, इन दोनों से अलग कैसे थे वो आपको समझाना है। किताबुल हिंद की दो विशेषताएं बताइए। स्थापत्य की कौन सी परंपरा ने विजयनगर वास्तुविदों को प्रेरित किया? तो स्थापत्य की कौन सी परंपरा थी जिससे कि विजयनगर के जो वास्तुविद थे वो प्रेरित हुए, इम्प्रेस हुए? खोज की लिपि, ये खोज की जो लिपि है ये मुगल वंश से रिलेट करती है, तो उससे आपको इसके बारे में बताना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है धार्मिक विश्वास आचरण में गंगा जमुनी बनावट के उदाहरण। तो ये दो उदाहरण हैं, तो आपसे सीधे उदाहरण यदि पूछता है तो आप इनमें से दे सकते हैं कि जगन्नाथपुरी का मंदिर भी इसी का उदाहरण है और जो बौद्ध देवी मारीची की मूर्ति है वो भी इसी का उदाहरण है। तो इन पर आपसे टिप्पणी भी पूछी जा सकती है और उदाहरण सीधा पूछे तो प्रश्न में उत्तर दिया हुआ है। अगला जो प्रश्न है वह आईने अकबरी के रचयिता और विषय वस्तु के बारे में लिखिए। तो आईने अकबरी के रचयिता कौन थे, एक बात। दूसरी बात है और इसकी विषय वस्तु किससे रिलेट करती थी, यानी यह आईने अकबरी जो पुस्तक है वो किस विषय वस्तु पर लिखी गई थी और लिखा किसने था, ये प्रश्न आपसे किया गया है। अगली स्लाइड में चलते हैं। ये सी सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है जिसमें 60 to 80 वर्ड्स हैं, यानी 8 से 10 लाइन मैक्सिमम मान लीजिए आप। तो उससे संबंधित प्रश्न आपसे किए जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला पूछा गया अशोक द्वारा बनाया गया सारनाथ का जो पाषाण स्तंभ है, यानी जो स्तंभ बनाया गया था अशोक के द्वारा, सारनाथ का स्तंभ बहुत ही प्रसिद्ध है, वो तत्कालीन उस समय का जो स्थापत्य कला का बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। ये आपको स्पष्ट करना है, यानी किस प्रकार से ये बात आप सही साबित कर सकते हैं। दक्कन दंगा है, दक्कन दंगा आयोग पर टिप्पणी लिखिए। तो दक्कन दंगा आयोग जो अभी जो किसान और जमींदार और अंग्रेज उनका जो अभी चर्चा हो रही थी थोड़ी सी पहले, एक दो स्लाइड पहले,
तो वही रिलेट करता है, उसी मैटर से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार क्यों महत्वपूर्ण स्रोत माने गए? तो उस समय के जो अखबार हैं महत्वपूर्ण स्रोत माने गए हैं। उस आंदोलन को रीड करने के लिए आपको इसकी समीक्षा करनी है, यानी इसके बारे में अपने विचार व्यक्त करने हैं। अभिलेखों को इतिहास में क्या योगदान है? बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, अभी बताया था। जैसे अशोक के अभिलेख है, उनसे बहुत उस समय के इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। उसको आपको वर्णन करना है उदाहरण सहित। इस्तमरारी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी में भिन्नता स्पष्ट कीजिए। तो ये जो बंदोबस्त हैं ये इस कृषि से, रेवेन्यू से रिलेट करते हैं। इस्तमरारी जहाँ तक मैं समझता हूँ वो बंगाल से रिलेट करती है, और रैयतवाड़ी है वो महाराष्ट्र से रिलेट करती है। तो इन दोनों की विशेषताएं क्या थी, कमियां क्या थी, प्रोसेस क्या थी, ये चीज़ें आपको पॉइंट वाइज तैयार करके और इन्हें अच्छे से याद करना है। किसानों का इतिहास लिखने में सरकारी स्रोतों के उपयोग के बारे में क्या समस्याएं आती हैं? तो ये आपको क्वेश्चन है वो तैयार कर लेना है। फिर 1857 के घटनाक्रम को निर्धारित करने में धार्मिक विश्वासों की किस प्रकार भूमिका रही है? तो ये आपको पता ही है कि ऐसा माना जाता है कि भी जो इसी कारण से ये जो क्रांति है वो शुरू हुई थी, या मैं कहूँ वक्त से पहले शुरू हो गई थी। तो ये जो है इस प्रकार की आपको बताना है। अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था? किसान, तालुकदार, जमींदार, ये तीन हैं, किसान, तालुकदार और जमींदार, इसमें क्यों शामिल हुए? फिर है, उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया है? उद्देश्य प्रस्ताव कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान से रिलेट कर रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है, दमित समूह की सुरक्षा के पक्ष में किए गए विभिन्न दावों को समझाइए। यानी हमने जो पिछड़ा वर्ग है उसकी सुरक्षा के लिए कई प्रकार के प्रयास किए हैं, तो ये जो दावे हैं इनके बारे में आपको बताना है। बंटवारे के समय जो भारत पाकिस्तान 1947 में जो बंटवारा हुआ था उसकी बात कर रहा है। तो उसमें ये आपसे ये पूछ रहा है कि भाई औरतें हैं वो किस प्रकार से सफ़र करती हैं, उन्हें क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ी, या उनके जो क्या अनुभव रहे। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इसका सीधा सा मतलब है कि भी सभी लोगों ने अनेक चीज़ों पर अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन शायद मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि महिलाओं के बारे में किसी ने ज़्यादा नहीं सोचा कि उनके पर क्या गुजरेगी, और उस पर बाद पर भी कम ही विचार किया गया। तो उसका जो प्रभाव है वो सीधे रूप से महिलाओं पर पड़ा, और उन्हें किस मजबूरियों से गुजरना पड़ा उसके बारे में आपको इस आंसर में लिखना है। अगला है, इसी से रिलेट कर रहा है कि आम लोग हैं उन्होंने विभाजन के बारे में क्या सोचा और उनकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू था इसके बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेरे को लगता है इन दोनों में से एक कंफर्म आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट स्लाइड है उसके बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है उसमें आपको कहा गया है, प्रश्न है, निजी पत्रों और आत्मकथाओं से किसी व्यक्ति के बारे में क्या पता चलता है? उसकी जो निजी पत्र हैं और आत्मकथा है तो उसके सारा उससे रिलेट हो जाता है। यह स्रोत सरकारी ब्यूरो से किस तरह भिन्न होते हैं, ये पूछा गया आपसे। चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया? तो चरखा है वो उस समय एक तरीके से जो गांधी जी का बहुत प्रभाव था, आपको पता ही है, इंडियन पॉलिटिक्स में भी और आम जनता में भी। और गांधी जी का ही प्रतीक मान लिया जा गया था चरखे को, तो लोग चरखे को ही गांधी जी मान के चलते थे, इसलिए इसको राष्ट्रीयता का प्रतीक चुना गया था। और इसको अच्छी लैंग्वेज में आप तैयार कर लें। सांची की मूर्ति कला को समझने में बौद्ध साहित्य के ज्ञान से कहाँ तक सहायता मिलती है? तो इनका बहुत ही अच्छा रिलेशन है, सांची और जो बौद्ध धर्म है, तो वहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, तो उनसे इसको समझने में बहुत सहायता मिलती है। जैन धर्म बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में समानता और भिन्नता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, इसको दोनों तरीके से आपको तैयार करना है। 2 कॉलम बना के, एक में समानता लिख लीजिए, एक में भिन्नता लिख लीजिए। अगला जो प्रश्न है, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, समझाइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आरंभिक समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों की विशेषताएं कितनी महत्वपूर्ण रही होंगी, कारण सहित स्पष्ट करें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके विचार पर डिपेंड करता है। जाति व्यवस्था पर अल बरूनी की व्याख्या पर विचार कीजिए। अल बरूनी एक विद्वान थे,
तो उन्होंने जाति व्यवस्था के बारे में क्या लिखा है, किस तरीके से अपने विचार व्यक्त किए हैं, आपको उसके निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट देते हुए इसको व्याख्या करनी है। अगला है राजत्व के मुगल आदर्श का निर्माण करने वाले तत्वों की समीक्षा कीजिए। तो मुगल जो है, मुगल प्रशासन है, उस पर आपके विचार रखने हैं। मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया को समझाइए, यानी उसमें पांडुलिपि कैसे तैयार की जाती थी मुगल दरबार में, उस पर आपको बताना है। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को एक महत्वपूर्ण प्रतिवाद, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल, यानी जिसने परिवर्तन लाया इतिहास में, माना गया है। क्यों माना गया है, तो उसके आपको उदाहरण सहित इसके समझाना है। अगला जो स्लाइड है वो हम लेते हैं, इंपॉर्टेंट स्लाइड है। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि संप्रदाय के समन्वय से इतिहासकार क्या अर्थ निकालते हैं। तो इतिहासकार हैं, यानी इतिहास को लिखने वाले, जानने वाले हैं, उस संप्रदाय के समन्वय से क्या अर्थ निकालते हैं। बेशरिया और बाशरिया, इसमें प्रिंटिंग में थोड़ा सा दिक्कत लग रही है मेरे को। ये जो शरिया है इसको आप इस तरीके से समझें, ये शरिया है, ठीक है। तो बेशरिया और बाशरिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता और अंतर स्पष्ट कीजिए। ये सूफी परंपराएं हैं दो, बेशरिया और बाशरिया। तो इस आपको ये बताना है कि इन दोनों के बीच में समानताएं क्या क्या हैं और डिफरेंसेस क्या क्या हैं। फिर इसी प्रकार से ये दो संप्रदाय हैं, अलवार और नयनार, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो इसमें ये जाति प्रथा के विरोधी थे, स्पष्ट करो किस तरीके से आपको लगता है कि भी ये जाति प्रथा से किस प्रकार से उन्होंने विरोध किया था। कबीर और बाबा गुरु नानक की मुख्य उद्देश्य शिक्षाएं क्या थीं, यानी कबीर जी की क्या शिक्षाएं थीं और गुरु नानक जी की क्या शिक्षाएं थीं। सूफी मत में खानका और सिलसिला के महत्व को बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे ही, इनको आप नोट्स की तरह तैयार करें और अच्छे से इनको याद करें। अगली जो स्लाइड लेते हैं वो है जिसमें कि डी सेक्शन के क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। डी क्वेश्चन यानी जिन वर्णनात्मक जो क्वेश्चन होते हैं उनको शामिल किया गया है। एक बार मैं इनको रीड आउट कर देता हूँ आपके लिए। वैसे इसमें रीड आउट करने वाली ज़रूरत है नहीं, कारण कि बहुत स्पष्ट लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जैसा कि मैंने इनको रीड किया है, मेरे को लगता है कि जो आपकी वर्णनात्मक क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाएंगे वो लगभग आपको इनमें से मिल जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लें इस विश्वास के साथ कि कंफर्म इनमें से पेपर में आएंगे। पहला जो प्रश्न है वो कहता है कि नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया था, महात्मा गांधी की। तो ये दोनों एक प्रश्न में दो दे रखे हैं, दोनों रिलेट करते हैं कि नमक कानून जो है वो स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया था, क्योंकि ये एक मोटिव रहा था इस क्रांति का, इसी से संबंधित है, यानी नमक कानून से संबंधित है दांडी मार्च जो महात्मा गांधी जी की यात्रा है। दूसरा प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध था, कैसे। तो ये सिंपल सी बात है कि असहयोग आंदोलन यही था कि गवर्नमेंट यदि हमारी सहायता नहीं करती है तो हम गवर्नमेंट को किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे। यही आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था इसी मोटिव में। बस ये था कि अहिंसात्मक रखा जाएगा इसे। आपके अनुसार क्या भारत विभाजन आवश्यक था, आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहा है, अपने विचार व्यक्त करें। तो भारत का विभाजन होना आवश्यक था या नहीं था, ठीक है, जो भी आपका मोटिव है वो रखना है। फिर उसके पक्ष में था तो आप क्यों समझते हैं कि क्यों था, उसके पक्ष में अपने विचार रखने हैं, अपने जो पॉइंट्स हैं वो रखने हैं। और यदि आप ये समझते हैं कि भारतीय विभाजन जरूरी नहीं था तो क्यों नहीं था, उसके संबंध में अपने विचार और अपने पॉइंट्स रखने हैं, यानी अपनी बात को साबित करना है। सिंपल बात यह है। तो इसकी तैयारी कर लीजिए अच्छे से प्रश्न की। 1937 में प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस की भूमिका पर, जो 1937 में चुनाव हुए थे प्रांतीय चुनाव, मैं जहाँ तक सोचता हूँ इसमें सुभाष चंद्र बोस है, उनका एक बहुत बड़ा भूमिका रही थी। गांधी जी सुभाष चंद्र बोस थे, तो उससे रिलेट कर रहा है ये प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस प्रकार बदल डाला, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसमें
जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें आपको पता ही है, अभी थोड़ी देर पहले भी आपको कहा था कि महात्मा गांधी है वो इंडियन जो पॉलिटिक्स थी उस समय उसका एक चेहरा थे संपूर्ण भारत में। तो उनके अनुसार ही राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, उन्हीं का अनुसरण करते हुए। तो उसी प्रकार से आपको इसको समझाना है अलग अलग उदाहरणों के साथ। बहुत उदाहरण मिल जाएंगे आपको इसके। 1916 17 यानी 1916-17 से शुरू होकर लास्ट तक गांधी जी का प्रभाव रहा। हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नए योजना की संकेत करती है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जल निकास यानी वहाँ जो नालियाँ बनी हुई थी, तो उससे पता चलता है कि नगर नियोजन जो सिस्टमेटिक था उस काल का। हड़प्पा कालीन समाज की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक विशेषताएं बताते हुए स्पष्ट करें कि यह समाज अधिक भिन्नता से युक्त था। तो ये आपको पूछा गया है, यानी जो उस समय का कल्चर था जिसमें इकोनॉमिकल है, सोशल है और रिलीजियस है, उसकी विशेषताएं आपको बतानी है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है ये है इम्पोर्टेंट सी एक स्लाइड है जिसमें कि आपको कहा गया है कि जो मोहनजोदड़ो की विशेषताओं पर टिप्पणी लिखिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थल है मोहनजोदड़ो। दूसरा प्रश्न है पुरातत्व किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करता है, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये कहता है कि जो पुरातत्व है ये आपकी हिस्ट्री का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब उस समय आपका इतिहास कैसा रहा होगा, ऐसा आपको पुरातत्व एक पिक्चराइजेशन करते हैं, एक चित्र का निर्माण करते हैं कि उस समय का जो समाज कैसा रहा होगा, उस समय की जो कल्चर कैसी रही होगी, ये पुरातत्व आपको बताता है। तो उदाहरण सहित समझाना है इसको। हड़प्पा सभ्यता कला संस्कृति की दृष्टि से उच्च स्तरीय था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर टिप्पणी लिखिए। मुहर मुद्रांकन यानी जो मुहर होती हैं उनका मुद्रांकन और मापन प्रणाली की दृष्टि से नागरिक सभ्यता स्पष्ट करें। तो उन पर जो मुद्रांकन मुहर जो मिली है और जो मापन प्रणाली है उस समय की, उससे नागरिक सभ्यता का कैसे पता चलता है, उसके बारे में आपको इसमें क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही शानदार सा एक प्रश्न है, पेपर है वो तैयार किया गया है और इसमें आपको बेहतरीन क्वेश्चन का संकलन है वो मिलेगा। तो आप सभी इसको अच्छे से तैयार कर लें और फिर से आपसे यही अनुरोध करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसको पहुँचाने का प्रयास करें, जिससे कि जो हमारी जो मुहिम है वो सफल हो सके और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। पुनः एक बार परीक्षा के लिए आप सभी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक्स आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।